हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज हम कुछ सामान्य जो साइंस के प्रश्न हैं वो लेकर के आया हूं। ये आपके साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो कि चाहे आप कक्षा 9 के लिए परीक्षा दे रहे हो या फिर आप 11वीं के लिए, दोनों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और ये परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है। तो आइए फटाफट हम इन्हें शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग रंग का निर्धारण करता है? तो आप लोग आइरिस याद रखिएगा, या फिर इसे आप हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो वायुमंडलीय जो दाब बच्चों है वो घटता है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करती जो हमारी आंख की पुतली यानी नेत्र, जिसे हम लोग नेत्र का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो माइक्रोफोन जो होता है, ये जो हमारी माइक है, ये क्या करती है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और कभी आपसे पूछ सकता है माइक्रोफोन का किसने आविष्कार किया? तो इसका आविष्कार किया था एमिली वर्लीनर ने। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो जो आपके विद्युत सेल होते हैं वो सभी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न है, गिरगिट क्यों रंग बदलता है? आपने गिरगिट को देखा होगा, ये मौसम के अनुसार अपना रंग बदलते रहते हैं। तो गर्मी सहन करने के लिए, यानी कौन सा रंग, सफेद रंग जो होता है वो प्रकाश की ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करता है यानी बाहर निकालता है, और काला जो रंग होता है वो अवशोषित करता है। तो ये गिरगिट जो है अपना रंग बदलता रहता है। गैसों के प्रसारण के 3 उदाहरण, मतलब आपको कैसे पता चला गैस जो है वो विसरित होती, फैलती है? तो खाने की सुगंध अगर घर में कहीं बनाते हैं तो आप तक पहुंच जाती है। अगरबत्ती अगर कहीं भी आप जलाएं उसकी सुगंध मिल जाती है। इत्र की महक आप तक पहुंच जाती है। कोई जानवर कहीं मरा है उसकी भी जो दुर्गंध है वो आप तक पहुंच जाती है। अगर आपकी गैस कभी खुला रह जाए उसको भी आपको एहसास तुरंत हो जाता है। अगला है, विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो ये चुंबकीय प्रभाव जो होता है उस पर कार्य करते हैं। ये देखिए चुंबकीय प्रभाव, इसे आप याद रख लीजिएगा, साइंस के लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव अधिक होता है और जो तेल की बूंद होती है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए उस पर फैल जाती है। द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? यानी कभी भी आपने देखा होगा गिरती हुई जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोल होती हैं। कभी पानी किसी फर्श पे गिर जाता है, चिकनी फर्श पे, तो वो गोलाकार लेने का प्रयास करती है। तो ये होता है उनका पृष्ठ तनाव। अगला है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से भी किया जा सकता है। अगला है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने में। जो परमाणु रिएक्टर है, जो परमाणु भट्टियां हैं, उनमें जो परमाणु विखंडन होता है उसको मानव कल्याण में प्रयोग करके बिजली का उत्पादन यानी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहाड़ों पर जल कम ताप पर क्यों उबलता है? चूंकि अभी बताया गया था कि जब आप ऊपर बढ़ते हो तो वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल वह जल्दी से उबलने लगता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है। यानी जो फ्यूज तार होता है, जो हमारे परिपथ की, जो हमारे घर में लाइन होती है उसकी सुरक्षा करता है, किस चीज का बना होता है? ये टिन और जो है शीशा का बना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? ये इसलिए तैरते हैं क्योंकि उसका अल्प घनत्व होता है या उसका निम्न घनत्व होता है। अल्प और निम्न दोनों एक ही चीज है बच्चों। अगला है, मात्र 2 ऐसे ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन नहीं लेते? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग थोड़ा प्रश्न, इसे जरूर याद रखिएगा। नाखून और कार्निया ये ऐसे 2 ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये कान में पाई जाती है बच्चों, इसका नाम है स्टपीज। और जो सबसे बड़ी अगर हड्डी की बात करेगी तो ये होती है फीमर हड्डी, जो हमारे टखने की हड्डी होती है, कूल्हे से लेकर के जो आपकी जांग जिसे आप बोलते हो, इस हड्डी को हम लोग
फीमर हड्डी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर कार्य करता है। लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है, यानी जो उसका जो टाइम पीरियड है किस पर निर्भर करता है? वो लोलक की जो लंबाई है, जो धागा बांधा जाता है, उस पर डिपेंड करती है। अगला है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो चूंकि विटामिनों के नाम, विटामिन ए जिसकी खोज, विटामिनों की खोज तो फंक ने की है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके रासायनिक नाम क्या हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इनकी कमी से, ये हमें याद रखना है। लेकिन विटामिन जो B1 है, जैसे ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से सूखा, तो ढेर सारी, इन सबको आप लोग जरूर याद कर लें। विटामिन से कभी न कभी एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? तो जो नाइक्रोम, कभी कभी पूछा जाता है कि जो विद्युत प्रेस होता है उसका जो तंतु है, जो गर्म होता है, जिसके कारण आप कपड़े प्रेस करते हो, किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। और अब की बार इसने पूछ लिया वो किसके बीच रखा जाता है? तो एक अभ्रक होती है, उसके बीच में ये रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा? यानी जो प्रकाश की गति है, जिसकी गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसको किसने मापा? तो इसको मापा था रोमर ने। कभी कभी आता है कि भाई प्रकाश की गति कितनी होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? जहाँ पर बहुत अत्यधिक तीव्र मोड़ें होती हैं, वहाँ पर जो साइकिल चालक होता है वो अपने शरीर को झुका लेता है मोड़ की तरफ। वो क्यों झुकाता है? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र के आधार की रेखा उसके बीच से होकर जा सके, ताकि वो न गिरे। यानी वहाँ पर ये भी लिख के आ सकता है, गुरुत्व केंद्र को बैलेंस करने के लिए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके सामने आज है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? यानी समस्थानिक की बात कर रहा है हिंदी में। ये 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 25 प्रश्न थे। संभवतः आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।